अपटेक हो, जिसके नतीजे में क्या होगा, विटामिन डी एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड से जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन का अमल होगा, नतीजतन ये होगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल है जो पहले ड्रॉप थी, कम हो चुकी थी, अब जो ये भी इंक्रीज होगा। तरीके दो है, एक कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का तरीका बोन से ब्लड में कैल्शियम दिया था, दूसरा तरीका फूड से जो कैल्शियम है, फूड की कैल्शियम उसको भी ब्लड में वापस लेके आना, पर उसके लिए जरूरी है पहले किडनी कैल्शियम अपटेक करें, विटामिन डी एक्टिव हो, देन उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये दो ऐसे स्टेप्स जो है, ये नई पॉइंट्स है हमारे एसटीबी बुक के अंदर, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इस पैराथायरॉयड ग्लैंड को। काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमें पता भी है। 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं अटैच टू द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, फ्रंट पे तो नहीं, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। 4 जो स्मॉल जो ग्लैंड्स हैं जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड इन नेचर, कैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड इन नेचर है, तो पैराथार्मोन भी जैसे पेप्टाइड इन नेचर है, और उस हार्मोन का नेम है पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। रिकॉल करें, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, उन्हें हम थायराइड हार्मोन कह रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन होंगे तो यकीनन उसे हम कहेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच भी कहते हैं। तो ये हुआ हार्मोन। इस ग्लैंड की लोकेशन नंबर 2, कौन सा हार्मोन, नंबर 3 क्वेश्चन कि केमिकल नेचर क्या है। अब इसकी रिलीज होने के लिए कौन सा स्टिमुलस रिलीज हुआ तो आगे क्या होगा, तो इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन द रिस्पांस ऑफ फॉलिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। फॉलिंग लेवल का मतलब है बिलो जब 10 हो जाए, तो बिलो जो 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हो तो जो है ये पीटीएच रिलीज होगा। दूसरे लफ्जों में ये स्टिमुलस है इसका, इस हार्मोन की रिलीज का ये स्टिमुलस है। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुआ तो आगे क्या होगा, आगे यकीनन कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन ये है कि ऐसी डेक्लाइन, डेक्लाइन का मतलब है लो लेवल ऑफ कैल्शियम अगर हो ब्लड के अंदर, ये लो अगर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड हो तो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे अनकरेक्टेड नहीं छोड़ा जा सकता, बिकॉज मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, नर्वस सिस्टम है, ये सब जो है कैल्शियम की वजह से होते हैं। कैल्शियम अगर लेवल लो होगी तो बड़े इश्यूज बॉडी के अंदर हो सकते हैं, इसको अनकरेक्टेड ऐसे ना छोड़ा जा, या छोड़ा भी नहीं जाता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है जो अगर ब्लड कैल्शियम लो हो जाए तो उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच। बिकॉज़ a significant fall in the blood calcium level can cause severe muscle spasm, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे हम कहते हैं मसल स्पेजम कहते हैं, वेरी पेनफुल होते हैं, पर्सन कैन नॉट मूव। अक्सर जो स्पोर्ट्समैन वगैरह उनमें इस तरह से मसल रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल स्पेजम, बिकॉज़ यू नो वेरी वेल व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप पढ़ चुके हैं। तो अब होता क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पीटीएच हार्मोन के एक दो और भी पॉइंट्स हैं एसटीबी के हवाले से कि पीटीएच हार्मोन करेगा क्या। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल, हार्ट, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम ओवरऑल ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं, और रोल भी इनका हमने सीखा है कि कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस फंक्शन। अब इसकी लेवल हो गई है, लो हो गई है, इसको वापस से इंक्रीज करना है या रेज करना है, कैसे रेज हो सकती है। पीटीएच स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, जो पता नहीं बोन को कौन ब्रेक करता है, ओस्टियोब्लास्ट करते हैं, क्लास्ट करते हैं, साइट करते हैं, तो हमें नहीं पता, बट इस जगह पे जरूर मौजूद है। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, इवन पुराना बुक है एसटीबी, उसके अंदर भी वेरी क्लियर लिखा होगा, जिन्होंने पढ़ा है या पढ़ के अंदर थोड़ा बैठे हैं। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं, जो बोन के अंदर कैल्शियम जो होती है डिपॉजिट होती है, उसी को जैसे बोन वाली जो ये कैल्शियम होती है इसको ब्रेक करेंगे। ओस्टियोक्लास्ट वन ऑफ द सेल्स ऑफ द बोन डिसॉल्व द कैल्शियम फॉस्फेट। बोन ब्रेक करना उसका मतलब ये है, बोन जो स्ट्रांग हुई है तो इस कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल से और प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन, अब इसको डीमिनरलाइज करेंगे, यानी कैल्शियम को ही रिलीज करेंगे, बोन से कैल्शियम को ही रिलीज करेंगे, तो इसे कहेंगे बोन ब्रेकिंग, रीमॉडलिंग ऑफ द बोन, जैसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन।
मिनरल्स को, बोन के मिनरल को वापस निकालना, किधर लेके जाना कि कैल्शियम वापस आए ब्लड के अंदर। आपको हमने थोड़ी देर के लिए दी थी जब हमारे पास ब्लड कहता है कि पहले जो ज्यादा थी तो हमने आपको दे दी थी कैल्शियम, आपने जमा कर दी थी, अब हमें वापस देंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं देंगे, कोई आप मैसेंजर भेजे जो हमें कहो तो हम देंगे ना। पैसे आप बैंक के अंदर जमा कराते हैं, आप जाएंगे हमें पैसे दें, हमने जमा किया, वो कहेगा भाई चेक तो दें, लिख के तो दें, हम आपको पैसे दे देंगे। तो इसी तरह से मैसेंजर तो आए, कोई मुझे मैसेज तो दे, इतला दे, आपको ये देना है, मैसेंजर आ गया कौन सा, पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन आया और इसने बोन से कहा कि आप कैल्शियम दे दें, हमें जरूरत है, वापस ब्लड के अंदर आ गई। डिसॉल्व द कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल ऑफ द बोन, बोन मैट्रिक्स के अंदर भी कैल्शियम डिपॉजिट होती है एंड रिलीजेस कैल्शियम इनटू द ब्लड। वेरी सिंपल, हम इलस्ट्रेशन से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस तरह से वापस जो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकती है जो पहले डिक्रीज हो चुकी है। एक और रोल जो हम इलस्ट्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इट आल्सो, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट्स किडनीज टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। किडनीज जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगे, किडनीज कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगी तो होगा क्या, विटामिन डी एक्टिव होगा फ्रॉम द यूरिन एंड लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी एक्टिव होगा तो उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में ये होगा कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगी फ्रॉम फूड, जो हम डाइट खाते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम होगी, वो भी एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ब्लड में आएगी। तो अल्टीमेटली पीटीएच का काम ये हुआ कि टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। पीटीएच का काम ये हुआ कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। अब एक नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी आते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैंक्रियास, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ा होगा। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन है, उसके दरमियान जैसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इसका नेम होता है पैंक्रियास। दरमियान में आपको पता है कि एक पैंक्रिएटिक डक्ट होता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ड्यूडिनम, इसके अंदर आके दाखिल होता है। इस पैंक्रिएटिक डक्ट में से जो पैंक्रिएटिक जूस होती है, पैंक्रिएटिक जूस के अंदर जैसे आपको पता है एक होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और 4 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वाटर भी होता है। ये सब पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स हैं। पैंक्रियाटिक जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम, उसके अंदर आके एंटर होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जैसे ये बाइकार्बोनेट या पैंक्रियाटिक जूस बनाने का जो पार्ट होता है वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट होता है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज एंडोक्राइन भी है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड, जिनकी सीक्रेशन एक डक्ट के जरिए देन आके दूसरी जगह तक जाए। तो अक्सर पैंक्रियाज के अंदर मेजर पोर्शन जो है वो सब इस एक्सोक्राइन इन नेचर है, जो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। थोड़ा सा एक पोर्शन होता है और ये जो एक्सोक्राइन है वो उसके अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक पैंक्रियाज के असाइनर सेल्स होते हैं और दूसरे सेल्स होते हैं डक्ट सेल्स होते हैं। असाइनर सेल्स एंड डक्ट सेल्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस बनाने में इनका किरदार होता है। बाकी जो सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ये सारे असाइनर और डक्ट सेल की इलस्ट्रेशन है। और दरमियान, इनके दरमियान जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स, लैंगरहान्स एक पर्सन का नेम है जिसकी डिस्कवरी थी, इस वजह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स, जिसके अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं और एक अल्फा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, यू नो वेरी वेल, बीटा सेल्स जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है लाइक, और अल्फा सेल जो होगा कोई तो ग्लूकेगोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान जो एंडोक्राइन इन नेचर है, जो बहुत ही कम थोड़ा सा ही पोर्शन होता है, ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन इन नेचर है। एक्सोक्राइन तो कौन से सेल्स हैं, एक असाइनर सेल्स हैं और दूसरे डक्ट सेल है जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर होता है। पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होगा और इधर जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन किधर जाएंगे, कौन लेके जाएगा इनको एक जगह से दूसरी जगह पे,
ब्लड के जरिए डायरेक्टली इंटर होगी, कोई डक्ट शक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं। हाँ ये डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट, उसके जरिए जूस आ रही है, वो डक्ट लेस ग्लैंड है, डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और जाएंगे, एक्शन करेंगे, वो उनका टारगेट सेल होगा, जस्ट अपने टारगेट सेल पे वो एक्शन होगा, बाकी किसी भी सेल पे कोई एक्शन नहीं होता है। वाई टारगेट सेल? टारगेट सेल पे ही एक्शन क्यों होता है, उसका रीजन, क्योंकि उस टारगेट सेल पे उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर है कोई एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल जरूरी है। तो एनीवे एसटीपी बुक के हवाले से आते हैं, पेंक्रियास, पेंक्रियास की जो लोकेशन है, लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान, जैसे कि लीफ लाइक जनरली स्ट्रक्चर जो ऑब्जर्व होती है वो पेंक्रियास है, बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसके अंदर सेल्स मौजूद है, फंक्शन मौजूद है। एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन जैसे हमने पढ़ा है पैंक्रियाटिक जूस जो होगी वो एक्सोक्राइन जैसे इसका नेचर या पार्ट है। तो एंडोक्राइन सेल्स मेकअप ओनली 2%, जैसे हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो है एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने वाले, ओनली 2% जो होते हैं वो आइलेट्स और लैंगरहार्न होते हैं, ओनली 2%, रिमेनिंग पैंक्रियास सब एक्सोक्राइन नेचर है, एक्सोक्राइन आइलेट्स और लैंगरहार्न रिमेनिंग ओनली। तो हम कहेंगे 98% बाकी सब पैंक्रियास का जो मास है दैट इज द एक्सोक्राइन नेचर। अब अगर इनमें 2% जो आइलेट्स और लैंगरहार्न है, अगर अल्फा और बीटा की कंपेरिजन की जाए तो बीटा सेल की पॉपुलेशन जरा ज्यादा होती है, तकरीबन 70% बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, बाकी जो दूसरे भी सेल है अल्फा सेल के अलावा डेल्टा एंड सो, बट हमारे यहाँ फिलहाल एसटीबी बुक के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो बीटा सेल्स है वो तकरीबन आइलेट्स के अंदर 70% मोर कंसंट्रेटेड होते हैं सेंटर की तरफ, और बाउंड्री किनारे पे आइलेट के किनारे पे जो होते हैं वो अल्फा सेल्स होते हैं, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो 2% ऑफ द वेट ऑफ द पैंक्रियास रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये हुआ 98% है वो सब एक्सोक्राइन है, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन इज एक्सोक्राइन टिश्यू। एक्सोक्राइन टिश्यू क्या प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, कलेक्टिवली कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक जूस एक पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए किसमें आके इंटर होती है, सिम्बालिटी स्टाइल के अंदर, इलस्ट्रेशन में हमने देख लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जैसे इंटीग्रेस के स्टूडेंट के लिए कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा आइलेट और लैंगरहार्न का एक अलग से इलस्ट्रेशन है, जिससे सराउंडिंग में मेजर पोर्शन ये सब असाइनर सेल्स है, ये सब असाइनर सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन है, असाइनर सेल्स भी है, डक्ट सेल्स है, ये एक्सोक्राइन इन नेचर है। ये जो पार्ट होता है ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाटिक जूस। असाइनर सेल की पॉपुलेशन बता हुआ, असाइनर सेल्स इंडिकेट जनरली पॉपुलेशन होगा, एक्सोक्राइन घणो परसेंटेज है, किताब में लिखी हुई है, किथे लिखे किताब लिखे हो ना ये, हाँ 2% आइलेट्स और लैंगरहार्न देन बाकी क्या हो, सब सब असाइनर ये एक्सोक्राइन वाला ये सब लिखे ना, रिमेनिंग सब घणो तणो सब यही है, बस ये लैंगरहार्न वांदो हुई तो बस शागिर्दो ये बड़ी ऑब्जर्व की गड़ी इच्छा भी है, ये तो असाइनर दे कोने में को गया, तो चलो ठीक है, ये मुझे ही सेल है आइलेट और लैंगरहार्न, ठीक है, वादा मानु कमेड़ा करे मैंने असानी को देगी ना तो ता पढ़ो पढ़ायो याद करो, हाँ सूफ उपयोग करेगा यार, एच उपयोग करेगा किना वने मथे थोड़ी वने फिजिक्स से किताब अच्छी है ये वादा मानु ने एड़ा कम करना। एनीवे अल्फा सेल्स दे सीक्रेट ग्लूकागोन, बीटा सेल्स दे सीक्रेट इंसुलिन, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अंदर ये जो पॉपुलेशन जो ज्यादातर ये ग्रीन कलरेशन में आपको नजर आ रही है, ये बीटा सेल से तकरीबन 70% इनकी पॉपुलेशन होती है, और पेरिफेरी या बाउंड्री पे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं,
70% अगर बीटा सेल्स हैं, बाकी जो है अल्फा सेल, डेल्टा सेल वगैरह और भी होते हैं, पर बहरहाल हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं, सेंट्रल सेल्स। ठीक है ना, हाँ सही जिक्र कयो है तो वो थोड़ो पैंक्रियास ज्यादातर पोर्शन एक्सोक्राइन, ये जो सेल्स हैं ये असाइनर सेल या असाइनर सेल्स है, और ये जो सेक्शन होता है इन सेल्स को कहते हैं डक्ट सेल कहते हैं। देन पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करेंगे। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिन्हें आइलेट सेल भी कहें, तो वो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी होती है, ओनली 2% ऑफ द पैंक्रियास। रिमेनिंग जो है ये डक्ट सेल्स भी है, डक्ट सेल्स भी है और असाइनर सेल्स भी है। डक्ट सेल्स और असाइनर सेल्स ये ज्यादा होते हैं, ये असाइनर सेल्स हैं थोड़े बड़े, और ये डक्ट सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइन इन नेचर है। जो आइलिड सेल्स होते हैं ये एंडोक्राइन इन नेचर है। आइलिड सेल्स हैं एंडोक्राइन इन नेचर है। अचियोपाल लैंगरहान मेडिकल जो शागिर्द 1869 मेडिकल स्टूडेंट पॉल लैंगरहान्स पर्सन का नेम डिस्क्राइब सम ऑफ द अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स। पैंक्रियाज के अंदर अनयूजुअल यानी पैंक्रियाज के अंदर उनको जेड में कहा कि सब ये मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन नहीं होती है ना वही नजर आती है, बाकी जो है नजर नहीं पड़ती। चंद एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ही उनको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसने ऑब्जर्व किया कि एक अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स पड़े हैं और पैंक्रियाज के अंदर है, तो फिर उसका नेम आ गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स पर्सन का नेम। तो क्लस्टर ऑफ दी सेल्स जो इसमें आगे आपको पता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करने की सलाहियत है उनमें एक है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा ग्लूकेगोन हार्मोन, और बोथ आर पेप्टाइड इन नेचर। केमिकल नेचर याद करना जरूरी है, केमिकल नेचर किन जगहों पे हमारे बुक में लिखी हुई है और किन जगहों पे नहीं भी है, तब पर आपने याद करना है, बिकॉज इससे हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कि ईच आइलेट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अल्फा सेल व्हिच अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, अल्फा सेल यू नो वेरी वेल, ग्लूकेगोन, और बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, इंसुलिन, बोथ आर पेप्टाइड हार्मोन। तो ये जो बीटा सेल्स है ना, बी बी लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं सेंट्रल पॉइंट पे होते हैं, इनकी पॉपुलेशन जरा ज्यादा होती है, तकरीबन अल्फा बीटा की अगर कंपेयर इनकी जाए तो बीटा सेल्स 70% ऑफ द आइलिड्स ऑफ द लैंगरहान होंगे, और अल्फा सेल्स होंगे वो पेरीफ्री पे होंगे, बाउंड्री पे होंगे, जिनकी तादाद जरा कम होती है। ये थोड़ी सी एक लोकेशन के हवाले से हम ऐड कर सकते हैं, बाकी ऐसी बुक के अंदर कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो इंसुलिन का काम क्या है। अच्छा, इससे पहले है कि थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन देख ले, फिर ये आसानी हो जाएगी कि बोथ आर एंटागोनिस्टिक, ये भी आप ध्यान में रखें। इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, जैसे ग्लूकेगोन और पीटीएच आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, तो ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था, और पीटीएच क्या कर रहा था, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह से इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकेगोन हार्मोन का बिल्कुल उसके अपोजिट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम की एक नॉर्मल लेवल होती है 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, तो इसी तरह से एक ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका भी एक सेट पॉइंट है, यू नो वेरी वेल के 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है। अब देखें कभी कभार ये जो सेट पॉइंट से कोई चेंज आ जाए, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं ना, चेंज इन एनवायरनमेंट या सेट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन गए तो उस दिन लड्डू जो आपको बहुत ही रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने आपको ज्यादा खिलाए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है। या भत खाई जो सुठो सही चांवरनि जी देगूं तैयार थी हुयूं, ये मिठा खाधा जाम पिया और खाई दिया, या 8-10 दोस्तनि जी सालगिरह हिकिड़ी ॾींदी हुई, असां सभु केक खाई ॾियासीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल वधी वेंदो न साईं। पर न, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं तो उनका इस लेवल से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ही पता चला कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, बढ़ गई है, ये स्टिमुलस है किसके लिए, कि बीटा सेल फौरन एक्टिवेट होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन।
What is the release for what is the stimulus for the release of insulin hormone? इंसुलिन हार्मोन की रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है? चंदन तो इनका झगड़े करने जो सबब कहिड़ो? मूंखे सीट कोन ॾिनी, मूंखे ही चयो, मुंहिंजो किताब खणी वियो, ही फलाणो, झगड़े करण जो रीजन है। इंसुलिन हार्मोन की रिलीज का सबब क्या है? सबब ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई। कितनी बढ़ी थी? 90 जो आपको एक वैल्यू दी थी उससे बढ़ गई। फौरन जो बीटा सेल्स क्या करेंगे? इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए इंसुलिन के क्या इफेक्ट है। जितनी एक्सेस या एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी जो इस लेवल से बढ़ गई है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। किधर? ये लिवर के अंदर ग्लूकोज का फॉर्म चेंज हो गया। मेजर ग्लाइकोजन स्टोरिंग ऑर्गन जो होता है बॉडी के अंदर वो है लिवर। मसल्स में भी ग्लाइकोजन जमा होती है, पर मेजर जो है ग्लूकोज है। इसी तरह से इंसुलिन का इफेक्ट ये होता है सेल्स को, ये कहेंगे आगे एक इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, सेल्स को कहेंगे कि भाई आप जो ग्लूकोज ले लें क्योंकि ब्लड के अंदर ज्यादा है, और आप जो इसमें इसको यूज करें और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करें। स्टोर नहीं, ग्लूकोज अंदर दाखिल होगी तो जाहिर है बॉडी सेल्स टेक अप ग्लूकोज। बाद में ये स्टोरेज भी हो सकती है, कंजप्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है, पर हर सेल के अंदर भी जा सकती है। ये तो पर्टिकुलरली लिवर सेल है, उधर तो स्टोरेज का काम होगा। हर सेल को थोड़ी ग्लूकोज को स्टोर करना है, ठीक है ना? पैसा बैंक जमा करे थी, बी दोस्तन खे ॾिना त तूं वञी खपा, पैसा मूं वटि जाम आहिनि, वञी खपा, ध्यान दो, वो रखने की जगह थोड़ी है, वो खपाइंदो उड़ाइंदो तीली ॾींदो, ठीक है? तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हर सेल उसको स्टोर करे, हर सेल के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की सलाहियत नहीं होती है। यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है या फैट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? डिपेंड करता है। तो एनीवे होगा ये कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले बढ़ गई थी, अब क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइंस। डिक्लाइन की मीनिंग है डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी? अगर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर लड्डू शड्डू खाए थे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 190 हो गई थी, 190 हो गई थी, अब डिक्रीज हुई। डिक्रीज कितनी हुई? 100 तक ये डिक्रीज होकर वापस जो क्या हो गया? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो गया। तो इस तरह से जो है इंसुलिन हार्मोन वर्क करता है। इंसुलिन हार्मोन की वर्किंग का ये तरीका है। ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल थी वो 90 होनी चाहिए, पर उससे बढ़ गई थी, 190 हो गई थी। अब इसको जो डिक्रीज किया, किसने किया? इंसुलिन ने। कैसे किया? ग्लूकोज को चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज हो गया ग्लाइकोजन में, या सेल्स को दे दिया कि अपटेक करें, तो इस तरह से जो लेवल वापस 90 मिलीग्राम तक आ जाए। जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो जाएगी तो स्टिमुलस नहीं रहेगा। स्टिमुलस नहीं रहेगा तो पैंक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन भी नहीं बनाएगी, मीन्स बंद हो जाएगी, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। यही सबब है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन को रिलीज कराना, हार्मोन को इनहिबिट करना, स्टॉप करना, ये फीडबैक मैकेनिज्म होती है, उसके जरिए खुद ब खुद ऐसा निजाम मौजूद है जो कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है, कब स्टॉप होना है, डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पहले ये देखो, जब बढ़ गई थी ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन रिलीज हो, अगर फॉर एग्जाम्पल बढ़ भी सकती है तो कम भी हो सकती है, कभी कभार कम भी हो सकती है। कम हो सकती है तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकेगोन है, सेम तरीके इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये इंसुलिन हार्मोन का एक्शन होता है। तो इंसुलिन एंटागोनिस्टिक वाली पॉइंट है कि बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, कम करता है, और ग्लूकेगोन उसको बढ़ाता है, तो हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। अच्छा, जैसे अभी हमने रोल या फंक्शन पढ़ा था कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा थी उसको, दो तीन जो ऑप्शन है, ठीक है ना, दो तीन ऑप्शन है। पैसे ज्यादा हो गए, कौन से दो तीन ऑप्शन है? बैंक में जमा कराए, खर्चे करे, ये करे, चीजें ले, पैसे खत्म। तो इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी, सेल्स अपटेक करेंगे, एनर्जी बन सकती है, कन्वर्टेड इनटू फैट,
फैट में भी वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये सारे इंसुलिन के फंक्शन है। या स्टोरेज भी हो सकती है, स्टोरेज की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में। कहां पे? लिवर मेजर ग्लाइकोजन स्टोरिंग ऑर्गन है, मसल के अंदर भी हो सकती है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन के होते हैं, ठीक है, ये इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन के, ठीक है ना। एबीसी करके हमने अलग लिखा है, तो आप थोड़ा सा बुक ही है, अंडरलाइन करें, बुक ही है, पीडीएफ बीडीएफ नथिंग बट बुक होता है। सो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, राइजेस का मतलब है बढ़ जाए। कब बढ़ जाती है? जैसे आप खाना खाएं फौरन जो देन जो उसके बाद इंसुलिन रिलीज होगी, और इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। किस कैसी कैसी जो है उनकी जो कंडीशंस होगी या सूरत हाल होगी या फिनोमेना होगा, प्रोसेस होगा, कैसे कम? मेटाबोलाइज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन किधर स्टोर होगी? लिवर के अंदर होगी। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वापस जो नॉर्मल हो सकती है, जो 90 मिलीग्राम तक आ सकती है, जो पहले बढ़ चुकी थी। ये फंक्शन या रोल हुआ इंसुलिन हार्मोन का हुआ। अब एक थोड़ी सी मैकेनिज्म आप समझने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन किस तरह से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेंक्रियाज, आप नॉर्मल और हेल्दी पर्सन है सारे, तो आपके पेंक्रियाज में इंसुलिन रिलीज हो रही है। आप चाहे जितनी मीठी लाइक ये चीजें खाते रहे, बिरयानी खाएं, आलू के चिप्स खाएं, बोतलें पिए, केक खाए, मिठाई खाएं, दबादब खाओ, बिकॉज यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी। तो जितनी भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी तो इंसुलिन रिलीज होगा फौरन। इंसुलिन फिर क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में या किसी भी सेल के अंदर इंटर कर सकता है, और देन उसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है। पहली चीज आप सीखें कि नेचर क्या है इस हार्मोन की। अमाइड है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, या स्टीरॉइड है, क्या? तो ये हार्मोन टारगेट सेल के अंदर दाखिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये देखो, ये इंसुलिन हार्मोन है और इसके ये रिसेप्टर होते हैं, उससे सेल पे रिसेप्टर, ये भी आपने पढ़ा है, आपसे कई बार मैंने सवाल भी पूछे हैं। हर सेल पे हर हार्मोन का एक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज रिसेप्टर। तो ये इंसुलिन के रिसेप्टर जब इंसुलिन के साथ जैसे ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर और इंसुलिन, तो उसके बदले में यहाँ पे एक आयन चैनल है जिसे कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सिंपली आप एक गेट है, गेट ओपन होगा किसके लिए? ग्लूकोज के लिए होगा। पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, अब वो ग्लूकोज किधर आई? सेल्स के अंदर आई। पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज थी, अब वो सेल्स के अंदर आई। क्यों सेल्स के अंदर आई? गेट खुले। क्यों गेट खुले? बिकॉज इंसुलिन बाइंड हुआ रिसेप्टर। कई अस्पतालों शहर ये बड़ा बड़ा शहर दुनिया जा रहे थे, साउंड में आने थे, कार्ड आप दिखाते हैं तो गेट ओपन। कई हॉस्पिटल में ये जैसे टेक्निक आ गई, कार्ड दिखाया, शो किया, स्क्रिप्ट किया, गेट ओपन। इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओपन हुए, ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। ये है नॉर्मल। अब जैसे जिनको डायबिटीज टाइप 2 होती है, जैसे आमतौर पे शुगर की बीमारी कहते हैं, खंड की बीमारी, मिच्छे पेशाब की बीमारी, दैट इज इंसुलिन तो उसके अंदर मौजूद है। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, पर क्या होता है कि उन पर्सन के रिसेप्टर काम नहीं करता। रिसेप्टर, तो देखिए जब रिसेप्टर और इंसुलिन जब इनकी कॉम्बिनेशन होती है तो ही गेट ओपन होता है ना ग्लूकोज का। अब रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ग्लूकोज के गेट नहीं खुल रहे हैं। ग्लूकोज के गेट नहीं खुल रहे हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड शुगर डायबिटीज। इस कंडीशन को कहते हैं शुगर डायबिटीज, जो टाइप 2 है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, टाइप 1 जो डायबिटीज होती है, उसके अंदर हमारे अपने बॉडी के अपने इम्यून सेल्स होते हैं, वो इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। गेट तो जैसे ये पड़ा है, रिसेप्टर भी पड़ा है, इंसुलिन नहीं है। इधर रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था और इधर इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो ये गेट भी ओपन नहीं होगा,
ग्लूकोज अंदर ऐसे नहीं आ सकते, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। रिसेप्टर से रिलेटेड है तो वो डायबिटीज टाइप 2 है, जो अक्सर 35 ईयर्स के बाद होती है। डायबिटीज टाइप 1 है जो छोटी एज के बच्चों में जैसे होती है, और इसका कोई इलाज वगैरह नहीं होता है। सर्वाइव रखने के लिए इंजेक्शन वगैरह है, पर कंप्लीट इलाज नहीं होता है। इन दोनों डिजीज का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, बस चलना ही होता है। और इनमें तो जल्दी ही डेथ हो जाती है, 20 ईयर्स तक के जो बच्चों की डेथ हो जाती है। कल हम मजीद आगे करेंगे।